मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जंग धुआंधार होती जा रही है और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस वक्त झोंक दी है। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संडे के दिन सियासी पारे को गर्म कर दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में थे तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। तो कैसे हुए जुबानी वार और कैसा चढ़ा सियासी पारा, आपको इन तमाम नेताओं के स्टेटमेंट्स के जरिए सुनवाते हैं। कोल स्कैम, ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम, 2G स्कैम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, घोटाले पे घोटाला वो चलता है। हम आपको विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। स्वच्छता के मामले में तो मुझे यह बताया गया कि सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 राज्य यदि कोई माना जाता है तो मध्य प्रदेश माना जाता है। शिवराज सिंह चौहान ने यहां के विकास के लिए जो कल्पनाएं की थी, मैं कहूंगा कि सारी उन कल्पनाओं को साकार करने के लिए धरातल स्तर पर उन्होंने काम किया है। 2 लाख अपराध के मामले दर्ज हुए, महिला अपराध के मामले दर्ज। देश में नंबर 1 महिला अपराध राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में। 35,000 दुष्कर्म की घटनाएं, हजारों बहनों को जिंदा जला दिया, मौत के घाट उतार दिया, जिसमें दलित, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं हैं। कहीं पर बच्चों के सामने महिलाओं के साथ अपराध बलात्कार की घटनाएं, कहीं पति के सामने बलात्कार अपराध की घटनाएं, उनको मौत के घाट उतार दिया। ये कांग्रेस की राजस्थान की सरकार में हुआ। पीएचडी के घोटाले से सरकारी नौकरी दिलवाने का पाप करते हो और गरीब के बच्चों को शराब में लिप्त छोड़ देते हो। आज डंके की चोट पर कहती हूँ कि ये जनता जनार्दन, वो माँ जिसका विश्वासघात हुआ, वो पिता जिसका सट्टे के ऐप की वजह से घर बर्बाद हुआ, उसकी हाय लगेगी कि पब्लिक 7 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगी, कमल का बटन दबाएगी, लता को जिताएगी और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाएगी। जिहाद के नाम से भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या करेंगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। एक गरीब की हत्या करेंगे, स्वीकार्य नहीं हो सकता। एक आदिवासी, एक वनवासी, एक पिछड़े जाति के नौजवान की हत्या करेंगे, ये स्वीकार नहीं हो सकता है। धर्मांतरण के नाम पर जिस प्रकार के राजनीतिक गतिविधियों को ये सरकार प्रश्रय दे रही है, ये स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के महासमर में प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाल ली है। नरेंद्र मोदी ने सिवनी और खंडवा में चुनावी रैलियां की और इस मौके पर मोदी के निशाने पर सीधे सीधे कांग्रेस रही। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के विकास की नई इबारत लिख रही है। मुझे विश्वास है कि 2024 में तीसरी बार केंद्र में भाजपा सरकार बनेगी। साथ ही मोदी ने यह भी दावा किया कि मध्य प्रदेश भी फर्क करना जानता है और यहाँ भी 3 दिसंबर को कमल खिलकर रहेगा। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत का सूर्य पूरे विश्व भर में, विश्व पटल पर, विश्व स्थिति पर एक नई ऊर्जा के साथ में दीप्यमान करने वाले नरेंद्र मोदी जी आज हम सबके बीच में हैं। मध्य प्रदेश का सियासी महासमर धीरे धीरे धारदार होता जा रहा है। पीएम मोदी का विशेष फोकस मध्य प्रदेश पर है। पीएम मोदी लगातार मध्य प्रदेश में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पर भी मोदी का ध्यान है। दोनों ही राज्यों में जीत के लिए मोदी खुद मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव को बीजेपी के लिए वीआईपी माना जाता है, क्योंकि इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी इलाके में पीएम मोदी ने जैन मंदिर में पूजा अर्चना की, विद्यासागर महाराज से आशीर्वाद लिया। साथ ही मोदी ने मां बमलेश्वरी मंदिर में भी पूजा अर्चना की और उसके बाद मोदी ने सिवनी में चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने एक-एक करके कई जुबानी वार किए। कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है, वो तो उन्होंने माना है तो भाजपा का यहां पक्का है। लेकिन क्यों लड़ रहे हो? वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। मेरे परिवारजनों, एमपी के मन में मोदी क्यों है, इसका एक उदाहरण
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है। कोरोना के काल में मेरे मन में एक ही विचार चलता था और उस वेदना में से, उस करुणा में से, उस संवेदना में से मेरा पहला संकल्प बना था कि मैं इतने बड़े संकट में किसी भी गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। भारत की आजादी का सारा श्रेय सिर्फ एक ही परिवार के नाम कर दिया। कांग्रेस के लिए अपने एक परिवार से बड़ा कोई और है ही नहीं। जहां कांग्रेस सरकार में रहती है वहां सरकारी योजनाएं, वहां के रास्ते, अरे गलियां भी, सब कुछ उसी परिवार के नाम कर दी जाती है। कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का नारा रहा है, गरीब की जेब साफ, काम हाफ और करना उससे भी हाफ। यानी कांग्रेस विकास का काम नहीं करती, लेकिन नागरिकों की जेब जरूर साफ कर देती है। आपके बेटे ने, आपके भाई ने एक बहुत बड़ा निर्णय मन में पक्का कर लिया है। दिसंबर में जब योजना पूरी होगी तो मेरा निश्चय है कि आने वाले 5 वर्ष के लिए फिर से एक बार मुफ्त राशन की गारंटी देंगे हम। इसके शासनकाल में तो गांव और गरीब के लिए इलाज संभव ही नहीं था। आज देखिए सिवनी में भी मेडिकल कॉलेज बन गया। सिवनी जिले में आयुष्मान योजना के तहत 300 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन चुके हैं और सरकार ने तो इसका नाम वेलनेस सेंटर रखा, हेल्थ एंड वेलनेस से। लेकिन लोगों ने उसका उपयोग देखा, उसकी ताकत देखी, उससे लोगों का नाता जुड़ गया और आजकल मैं जहां जाता हूं वहां लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नहीं बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये तो हमारे गांव का आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम दे दिया है। मध्य प्रदेश के सिवनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के समय में किसी गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दिया। गरीब का बच्चा भूखा न सो जाए, इसके लिए मैं खुद जागता रहता था। मध्य प्रदेश के मन में मोदी क्यों है, उसका एक कारण पीएम गरीब कल्याण योजना है। मध्य प्रदेश को लेकर पीएम मोदी किस तरह फोकस्ड हैं, उसे आप यूं समझिए कि बीते 8 महीनों से पीएम मोदी लगातार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। 1 अप्रैल को पीएम भोपाल में थे, 24 अप्रैल को रीवा पहुंचे, 27 जून को फिर राजधानी और 1 जुलाई को शहडोल में, 12 अगस्त को बुंदेलखंड के हिस्से में सागर पहुंचे, 14 सितंबर को बीना का दौरा किया, 25 सितंबर को राजधानी में प्रधानमंत्री थे और 2 अक्टूबर को ग्वालियर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 अक्टूबर को जबलपुर, 21 अक्टूबर को फिर ग्वालियर और 27 अक्टूबर को चित्रकूट में थे प्रधानमंत्री। अब 4 नवंबर को प्रधानमंत्री ने रतलाम में चुनावी सभा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश को सुशासन और विकास की निरंतरता चाहिए, इसीलिए मध्य प्रदेश कह रहा है कि भाजपा है तो भरोसा है, विकास और बेहतर भविष्य है। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाली वोटिंग से पहले मोदी पूरे माहौल को बीजेपी के पक्ष में सेट करने की कोशिशें कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 5 राज्यों के महासमर के बीच गृह मंत्री अमित शाह बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे। बिहार की धरती से अमित शाह ने मिशन 2024 का शंखनाद किया। शाह के निशाने पर सीधे सीधे नीतीश कुमार रहे। शाह ने दावा किया कि 2024 में बिहार की 40 सीटों पर बीजेपी जीत करेगी और 2025 में यहां बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।
चुनाव का माहौल 5 राज्यों में है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में सियासी फिजाओं में चुनावी शोर है। लेकिन पारा तो बिहार का भी बढ़ गया। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे। देश के गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह पहली बार मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जबकि बीते 1 साल में ये शाह का 7वां बिहार दौरा था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मुजफ्फरपुर की धरती से अमित शाह ने सीधे सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि 2025 में बिहार को पलटू राम से मुक्त कराना है। आपने जब आशीर्वाद दिया, ये पलटू राम ने पलटी मारकर जनादेश का द्रोह किया। मुझे बताओ, आपने लालू जी के जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था या नहीं दिया था? जोर से बोलो, दिया था या नहीं दिया था? ये पलटू राम प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ द्रोह करे है और बिहार को जंगल राज की, गुंडा राज की भेंट पर चढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। जातीय सर्वे को लेकर अमित शाह ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। शाह ने कहा कि जातीय सर्वे ओबीसी और ईबीसी के लिए छलावा है। मुस्लिमों और यादवों की आबादी बढ़ा दी गई। साथ ही साथ शाह ने यह भी कहा कि बीजेपी की कोशिशों से बिहार में जातीय गणना हुई है। बिहार की जनता ने मोदी जी को 31 सीटें दी और 19 में 39 सीटें दी। इस बार 24 में एक का कमी रह गया है। 24 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दीजिए। और मित्रों, इससे भी बड़ा विनती है कि 2025 में इस बार कमल फूल की सरकार बनानी है, भाजपा सरकार बनानी है। मैं आज बिहार के ईबीसी और ओबीसी, पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों समाज को कहने आया हूं, ये सर्वे जो है ये छलावा है। हमने इसका समर्थन किया था, मगर हमें नहीं मालूम था लालू जी के दबाव में यादव और मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये नीतीश कुमार और लालू करेंगे। माता, ये पलटू राम प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ द्रोह करे है और बिहार को जंगल राज की, गुंडा राज की भेंट पर चढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। पूरा बिहार गैंग वॉर का अड्डा बना है। भाजपा के नेता राजेश हांसदा की गोली मारकर हत्या की और हर रोज अब अपहरण होने लगे हैं। फिर से लालू राज आ गया है। बिहार बना गैंगस्टर का अड्डा। सियासी जानकार इस रैली को बिहार में बीजेपी के 2024 को लेकर शंखनाद के तौर पर देख रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार पीएम बनने की आस दिल में पाले हैं, उधर बीजेपी ने नीतीश को उनके ही घर में घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी का फोकस 2024 के साथ ही साथ 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच की दूरियां कम नहीं हो पा रही है, बल्कि बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अखिलेश ने चुनावी रैली को संबोधित किया और इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस धोखेबाज है, कांग्रेस ने हमें धोखा दिया है। अखिलेश ने मध्य प्रदेश के लोगों से अपील कर डाली कि कांग्रेस को वोट ना देना। यानी अखिलेश और कांग्रेस की लड़ाई अब थमती नजर नहीं आ रही और अखिलेश कांग्रेस को तगड़ी चोट पहुंचाने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। बात बिल्कुल साफ, अखिलेश कांग्रेस से नाराज। निकली दिल की भड़ास, फिर कहा धोखेबाज। लड़ाई है स्पष्ट, इंडिया में खटपट।
एमपी की जंग जोरदार, अखिलेश का प्रचार धुआंधार। बहुत कोशिशें हुई, बात होने के दावे किए गए, लेकिन अखिलेश और कांग्रेस के बीच की दूरी कम नहीं हो रही। अब तक 85 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुके अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में जोरदार प्रचार कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं, गठबंधन ना होने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो और खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमको धोखा दिया। ये अभी विवाद मत करिए, क्योंकि कई लोगों का कहना ये था, ये हमारी हो सकता गलती हुई हो कि हमने ये मान लिया हो कि प्रदेश में भी गठबंधन करेंगे, लेकिन ये प्रदेश में गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। जब 24 की बात आएगी तो अलग तरीके से सोचा जाएगा। अभी मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हमें उम्मीद है कि जनता हमारा समर्थन करेगी। एक तरफ कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन नहीं किया, तो दूसरी ओर राजस्थान में कांग्रेस ने आरएलडी के लिए भरतपुर की सीट छोड़ दी। यानी अखिलेश से बैर है और अखिलेश के सहयोगी जयंत चौधरी से कांग्रेस दोस्ती निभा रही है। उधर अखिलेश सिर्फ धोखेबाज कहने तक ही नहीं रुके, अखिलेश ने यहाँ तक कह डाला कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक जैसे ही हैं। कांग्रेस ने धोखा दिया है, आप लोग कांग्रेस को वोट मत देना। इस बार पहले से बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि पहले से ज्यादा सीटें समाजवादियों की इस बार मध्य प्रदेश में निकलेंगी। दरअसल कांग्रेस और सपा के बीच दूरियां खुलकर सामने आ रही हैं। यूपी में कांग्रेस इंदमारी करके सपा के नेताओं को अपने पाले में ला रही है। हाल ही में सपा छोड़ने वाले पूर्व सांसद रवि वर्मा भी कांग्रेसी होने की तैयारी में हैं। उधर इमरान मसूद पहले ही कांग्रेस में जा चुके हैं। यानी दोनों दलों की अदावत खुलकर सामने आ रही है। ऐसे में इस लड़ाई का कितना नुकसान कांग्रेस को मध्य प्रदेश में होने वाला है, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं बसपा प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बड़ा चेहरा है, लेकिन सियासी गलियारों में एक सवाल इस वक्त तैर रहा है कि आखिर बीते 25 दिनों से मायावती उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर चुप क्यों बैठी हुई हैं? आखिर मायावती उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर कुछ बोल क्यों नहीं रही? आखिर मायावती साइलेंट मोड में क्यों हैं? और इन तमाम सवालों को तलाशते हुए इस खबर की परत दर परत पड़ताल करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की है हमने, वो आपको देखनी चाहिए। यूपी के मुद्दों पर 25 दिनों से मायावती खामोश क्यों? यूपी की किसी भी घटना पर क्यों नहीं बोल रही बहन जी? यूपी को लेकर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट क्यों नहीं? आखिर मायावती साइलेंट मोड में क्यों हैं? बसपा प्रमुख और 4 बार यूपी की सीएम रही मायावती बीते 25 दिनों से बिल्कुल चुप हैं। मायावती यूपी के किसी भी मुद्दे पर ना तो बोल रही हैं, ना ही सोशल मीडिया पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दे रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों मायावती चुप हैं? जिस प्रदेश की वो 4 बार मुख्यमंत्री रही, वहां की घटनाओं पर ये चुप्पी कई बातों की ओर इशारा कर रही है। बीएसपी से जुड़े सूत्रों की माने तो 5 राज्यों के चुनाव की वजह से मायावती इन दिनों यूपी में कम सक्रिय हैं। लेकिन 5 राज्यों की जिम्मेदारी तो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दे रखी है। ऐसे में यूपी में मायावती एक्टिव क्यों नहीं है? आपको उसके पीछे की वजहों के बारे में बताते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर मायावती का ध्यान। नवंबर में चुनावी राज्यों में मायावती की 20 रैलियां। चुनावी राज्यों में गठबंधन की तस्वीर साफ नहीं। 2024 के लिए नए नए विकल्पों पर बहन जी का ध्यान। एनडीए और इंडिया से मायावती ने बना रखी है दूरी। 11 अक्टूबर को मायावती ने एक्स पर आखिरी बार पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में रामगोपाल यादव से मुलाकात का किया खंडन। कांग्रेस और सपा के आपसी टकराव पर बसपा की नजर। यूपी में एक नए गठबंधन की उम्मीद में है मायावती। 2024 के लिए प्रत्याशियों के चयन पर बहन जी का फोकस। 3 दिसंबर के बाद उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो सकती है मायावती। 2012 के बाद से यूपी में लगातार गिरा बसपा का ग्राफ। 2022 में बड़ी संख्या में दलित वोट बीजेपी के साथ गया। फिलहाल यूपी में संगठन को मजबूत करने में जुटी हैं मायावती। अक्टूबर में मायावती कोर कमेटी की बैठक कर चुकी हैं। 80 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों से मांगे गए आवेदन। कोऑर्डिनेटर से फोन पर खुद बात कर रही बहन जी। मायावती भले ही 25 दिनों से कोई स्टेटमेंट ना दे रही हों, लेकिन दावा है कि अंदर अंदर बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है।
संभावित प्रत्याशियों से मायावती खुद मुलाकात कर रही हैं। संगठन की मजबूती के लिए कोऑर्डिनेटर से बात कर रही हैं और 5 राज्यों के परिणाम आने के बाद वो पूरी तरह से यूपी में एक्टिव हो सकती हैं। इधर मायावती को ये भी उम्मीद है कि यूपी में सपा और कांग्रेस में अगर दूरियां आई तो इसका फायदा बीएसपी को मिलेगा, क्योंकि अखिलेश और मायावती दोनों ही एक दूसरे के साथ गठबंधन को लेकर बहुत सहमत नजर नहीं आते। लेकिन कांग्रेस दोनों को इंडिया का हिस्सा बनाए जाने की कोशिश कर रही है। बात अगर बीते 4 लोकसभा चुनाव की करें तो 2004 में यूपी की 80 में से बसपा को 19 सीटों पर जीत मिली। 2009 में आंकड़ा 20 तक पहुंचा। 2014 में हालांकि बसपा का खाता भी नहीं खुला यूपी में, 0 सीटों तक सिमट गई बसपा। और 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके 38 सीटों पर चुनाव लड़ा बसपा ने, 10 सीटों पर जीत मिली। लोकसभा के साथ अगर यूपी के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली मायावती की पार्टी आज एक विधायक पर सिमट गई है। 2007 में 206 सीटों पर जीत के साथ मायावती उत्तर प्रदेश में चौथी बार मुख्यमंत्री बनी। हालांकि 2012 में 80 सीटों पर बीएसपी को जीत मिली। यूपी में मुख्य विपक्षी दल बना बसपा। 2017 में 19 सीटों पर जीत। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। हालांकि वोट प्रतिशत 12.81% था। बसपा के प्रदर्शन का ग्राफ लगातार गिरा, लेकिन मायावती को लगता है कि दलित और मुस्लिमों के सहारे वो यूपी में मजबूत हैं। मायावती ने ऐलान कर रखा है कि वो ना तो एनडीए के साथ जाएंगी और ना ही इंडिया के साथ अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन वो अच्छी तरह से जानती हैं कि इन दोनों गठबंधन को टक्कर देने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी और शायद इसीलिए मायावती फिलहाल चुप रहकर राजनीतिक हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी संभावना के लिए सभी विकल्पों को खुला रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।